कहानी है एक बोझ की। वो बोझ जो अब अर्जुन को अपनी एक एक सांस में महसूस होने लगा था। घर वालों की टूटी हुई उम्मीदों का बोझ, अपनी नाकामी का बोझ, दुनिया की नजरों और बातों का बोझ। आज से करीब 5 साल पहले जब अर्जुन इस शहर में एक आईपीएस ऑफिसर बनने के ख्वाब से आया था, तब भी यह बोझ मौजूद था, लेकिन बहुत हल्का। सिर्फ उतना जितना शायद हम सब ने कभी ना कभी एक नई शुरुआत करते वक्त महसूस किया होगा। लेकिन 5 सालों तक लगातार यूपीएससी एग्जाम क्लियर ना कर पाने के बाद अब वो बोझ इतना भारी हो चुका था कि अब उसके तले अर्जुन को अपनी सांसें टूटती हुई नजर आ रही थीं। पिछले साल इंटरव्यू राउंड तक पहुंचने के बाद उसे पूरी उम्मीद थी कि वो इस साल जरूर मेरिट में अपनी जगह बना लेगा, लेकिन इस बार तो वो प्रीलिम्स एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाया। अभी बस 10 मिनट पहले ही जब उसने अपना रिजल्ट चेक किया तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में उसे नजर आने लगे वो बीते 5 साल, वो पिता के मेहनत से कमाए पैसे, वो बिकती हुई गांव की जमीन, और वो सब कुछ जो उसके परिवार ने उसके आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने में हमेशा हमेशा के लिए झोंक दिया था। वो सब कुछ जो अब कभी भी उन्हें वापस नहीं मिलने वाला था। वो बस एक टक अपने फोन को देखे जा रहा था, इस उम्मीद से कि शायद अचानक ही किसी पल उसमें घर फोन करके बताने की हिम्मत आ जाए कि वो फिर एक बार फेल हो गया, फिर एक बार हार गया। लेकिन नहीं, शायद उसमें फिर एक बार एक हारे हुए सिपाही की तरह घर वापस लौटने की हिम्मत नहीं बची थी। जीत हासिल करने से ज्यादा हिम्मत हार स्वीकार करने में लगती है, और अर्जुन 5 साल से हार स्वीकार करते करते अब थक चुका था, टूट चुका था। लेकिन हार की भी एक खूबसूरती है। वो अभिमान को तो चोट पहुंचा सकती है, लेकिन स्वाभिमान को नहीं। और शायद इसीलिए उसके जहन में भी वही ख्याल आया जो हर हारे हुए स्वाभिमानी सिपाही के मन में कभी ना कभी आता है। सर झुकाकर लौटने की जगह अपना ही सर कलम कर देने का ख्याल। हां, मौत ही अब एक रास्ता बची थी इस बोझ को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। उस पल में उसे ऐसी हारी हुई जिंदगी से मौत कई गुना भली दिखाई दे रही थी, और उसने तय कर लिया कि वो घर पर एक आखिरी मैसेज भेजकर खुद को और अपने घर वालों को हमेशा हमेशा के लिए इस बोझ से मुक्त कर देगा। पापा, मुझे नहीं पता कि इस मैसेज को किस तरह शुरू करूं, लेकिन आज बात शुरू करने से ज्यादा बात खत्म करने की है। पिछले 5 सालों में आपने मेरे सपने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी सारी सेविंग्स, फंड्स, यहां तक कि गांव की जमीन भी। लेकिन मैंने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। पापा, आपको याद है जब मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था, तब आपने मुझसे कहा था कि बेटा, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला। जब तुम्हारा वक्त आएगा तब किस्मत अपने आप वो सब कुछ देगी जिसके तुम काबिल हो। मेरा वक्त, मेरी किस्मत, मेरी काबिलियत, अब ये सब खोखली बातें लगने लगी हैं पापा। पिछले 5 सालों में मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया इस तैयारी में। कोई और इस बात का गवाह हो या ना हो, लेकिन मैं जानता हूं पापा कि मैंने इस पूरी जी जान से मेहनत की है। लेकिन आज मैं हार गया, और अब मुझ में आपसे या मम्मी से नजरें मिलाने की जरा सी भी हिम्मत नहीं बची है। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी पिता अपने बेटे की अर्थी का बोझ नहीं उठा सकता, लेकिन पापा, एक हारे हुए नालायक बेटे की नाकामी का बोझ उठाना भी हर पिता के बस की बात नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और बस ये मैसेज भेजकर अर्जुन ने फौरन ही अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और सोचना शुरू किया कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे इस मनहूस जिंदगी से आसानी से पीछा छुटाया जा सके।
पास में ही रेलवे ट्रैक है, वहीं जाकर लेट जाता हूं। रात का वक्त है, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। लेकिन फिर उसे फौरन ही याद आया जब बचपन में एक बार अपनी स्कूल बस से उसने ऐसे ही ट्रेन से कटे एक आदमी के आसपास खूब सारे लोगों की भीड़ जमा देखी थी। लोग बता रहे थे कि ट्रेन से कटने के बाद उसका धड़ कई दूर तक छटपटा कर भागा था। शायद उस वक्त उसे समझ में आ रहा था कि उसकी इस तकलीफ के सामने उसके पहले की तकलीफें तो कुछ भी नहीं थी। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत दर्दनाक होगा, ये नहीं हो पाएगा। क्यों ना पंखे से लटक कर। उसने जैसे ही पंखे के बारे में सोचा तो उसकी नजर उसके कमरे की छत पर टंगे पंखे पर पड़ी, जो बेचारा किसी इंसान का तो छोड़ो, अपना ही भार उठाने के लिए भी नाकाबिल था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि ज्यादा देर तक फुल स्पीड पर चल गया तो वैसे ही नीचे बैठे इंसान पर गिरकर उसका राम नाम सत्य कर देगा। चूहे मारने की दवाई खा लेता हूं, बाथरूम में रखी है, कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तकलीफ बहुत होगी, और अगर मैंने तकलीफ में ज्यादा शोर मचाया या किसी से मदद मांग ली और उसने मुझे बचा भी लिया, तब तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस भी पड़ जाएगा यार। अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर अपने कमरे की खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया और बाहर रात की रोशनी में जगमगाती बिल्डिंग्स को देखने लगा। बिल्डिंग, इतनी सारी बिल्डिंग है इस शहर में, किसी भी बिल्डिंग से जाकर कूद जाता हूं। 20-25 फ्लोर से गिरने के बाद बचने का कोई चांस ही नहीं है, और ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी, जैसे अविनाश के भैया को नहीं हुई थी जब छत पर होली खेलते हुए उनका पैर फिसल गया था। वो तो केवल 3री मंजिल से गिरकर ही चले गए थे। मैं अगर किसी हाई राइज सोसाइटी के टेरेस से कूद जाऊं तो कुछ सेकंड्स में कहानी खत्म। तो बस हाई राइज सोसाइटी की टेरेस। उसने फैसला कर लिया कि पास ही किसी हाई राइज सोसाइटी में जाकर अपनी कहानी पर पूर्ण विराम लगा देगा। और बस वो निकल पड़ा अपने पीजी के सबसे नजदीक की एक हाई राइज सोसाइटी की तरफ। वही सोसाइटी जहां वो सोचता था कि एक दिन कभी उसका अपना एक फ्लैट होगा। लेकिन चलो फ्लैट ना सही, कम से कम मरने के लिए एक छत तो वहां मिल ही जाएगी। बस यही सोचकर वो तेजी से सोसाइटी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो सोसाइटी के गेट पर पहुंचा, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हाँ भाई, कौन? जी? हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूं। किस काम से? अरे, सोसाइटी में अंदर नहीं जा सकते क्या? बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ या तो अपना फ्लैट होना चाहिए या जिनके पास फ्लैट है उनसे कुछ काम होना चाहिए। हाँ, तो मुझे भी काम है। किससे? वो माथुर साहब से। माथुर साहब का फ्लैट नंबर? याद नहीं आ रहा है। माथुर साहब का फोन नंबर? फोन नंबर को याद करके रखता है क्या भला? अपने फोन में देखकर बताओ। अर्जुन समझ गया कि गार्ड उसे ऐसे ही अंदर नहीं जाने देगा। जब तक वो अपनी जेब से अपना स्विच्ड ऑफ फोन बाहर निकालता, गार्ड गुस्से में तनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। फोन निकाल अपना। निकाल? देखिए, आप प्लीज तमीज से बात कीजिए। तमीज? छोरों के साथ कितनी तमीज से बात करनी चाहिए पता है मुझे। ओए सतपाल, मेरा डंडा लेकर आ जरा। देखिए 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 देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपको सच बताता हूँ। बता। मैं बस एक बार अंदर जाकर ये देखना चाहता था कि इतनी बड़ी सोसाइटी में जाकर कैसा लगता है। जैसे पहले कभी तुमने ऐसी सोसाइटी देखी ही ना हो। अच्छे भले घर के लड़के लगते हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? सच बताओ, क्या करने आए थे यहाँ? अरे मैं सच ही बोल रहा हूँ। देखो, इससे पहले कि मैं यहाँ तुम्हारी फोटो खींचकर सारे नोटिस बोर्ड पर लगवा दूं, चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से। ओके 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 ओके, सॉरी, मैं जा रहा हूं। और अर्जुन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और उसने तय कर लिया कि अब किसी भी सोसाइटी में घुसने की गलती नहीं करेगा। लेकिन सोसाइटी में नहीं जाऊंगा तो फिर जाऊंगा कहां से कूद कर इस जहन्नुम से जिंदगी से छुटकारा पाऊंगा? कैसी दुनिया है ये, ना ही चैन से जीने देती है और ना ही चैन से मरने। दुनिया और अपनी किस्मत को कोसते हुए अर्जुन सड़क पर चलता जा रहा था कि अचानक
उसकी नजर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर पड़ी, जो कि काफी ऊंची थी। और सबसे बड़ी बात, वहां उससे इंक्वायरी करने के लिए कोई गार्ड तो छोड़ो, एक चिड़िया का बच्चा भी मौजूद नहीं था। बिल्डिंग लग तो खाली रही है, लेकिन ऐसे कैसे एकदम खाली है? अगर कोई भूत वूत का चक्कर हुआ तो? अरे तो मुझे कौन सा जीना है? अच्छा है, भूत को देखते ही हार्ट अटैक आ जाएगा, जान छूटेगी। अर्जुन थोड़े से डर और कुछ भारी कदमों के साथ बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा और उसने देखा कि बिल्डिंग के सामने सिर्फ एक सिगरेट का खोखा है। वो चुपचाप खोखे पर बैठे लड़के से नजरें बचाकर बिल्डिंग में घुस गया और भगवान का नाम लेकर ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। हे भगवान जी, किसी तरह मुक्ति दे दो बस। कितनी तो सीढ़ियां हैं यहाँ। और किसी तरह भगवान का नाम लेते लेते वो ऊपर टेरेस पर पहुंच गया। करीब 5 मंजिल हैं, मरने के लिए काफी है। उधर जाकर देखता हूं कितनी ऊंचाई है। उसने झांक कर देखा तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ साफ साफ नजर नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि यहां से नीचे गया तो सीधा ऊपर का रास्ता पकड़ लेगा। उसने छत की बाउंड्री पर चढ़कर एक गहरी सांस ली और एक आखिरी बार मन ही मन उनसे माफी मांगी जिन्होंने ये जीवन दिया था। मम्मी, पापा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर वाकई में बार बार जन्म लेने वाली बात सही है तो अगली बार आकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। फिर मिलेंगे। अर्जुन की एक लंबी चीख के बाद वहां अब एक गहरी खामोशी छा गई, मानो एक पल के लिए वहां सब कुछ थम सा, सहम सा गया था। लेकिन फिर अचानक से वहां कुछ सरसराहट हुई। अरे ये क्या? अर्जुन तो सिंगल पीस में मुंह के बल लेटा हुआ था। ये क्या हुआ? उसने अपने आसपास देखा तो समझ में आया कि वो सीधा वहां नीचे पड़े मिट्टी के ढेर पर जा गिरा है, जो कि अंधेरे की वजह से उसे ऊपर से नजर नहीं आया था। वो बुरी तरह फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगा। कितनी हिम्मत जुटाकर उसने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन भगवान न जाने उसकी कौन सी परीक्षा ले रहे थे। वो अपने कपड़े और मुंह झाड़कर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आसपास इतना अंधेरा और कूड़ा करकट था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वो बिल्डिंग के सामने वाली रोड पर आ जाए। उस अंधेरे में उसे घबराहट होने लगी थी और वो किसी तरह अफरा तफरी में वहां से निकलने की कोशिश करने लगा कि अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वो धड़ाम से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा। उसकी घबराहट और भी ज्यादा बढ़ गई और वो किसी तरह अपने पैर को छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये है क्या, कोई रस्सी, कोई बेल या फिर किसी का हाथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। वो अपना पैर छुड़ाने ही वाला था कि उसे समझ में आया कि वो शायद किसी बैग की स्ट्रैप में उलझा हुआ है। ये तो कोई बैग? इतना भारी भरकम बैग कौन पागल फेंक गया यहां? वो बस खुद को आजाद करके भागने ही लगा था कि अचानक उसके मन में फिर से वही सवाल आया। इतना भारी भरकम बैग कौन पागल फेंक गया यहां? एक बार खोल कर देखो क्या? पागल मत बन अर्जुन। अगर यहीं कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया ना तो 12 के भाव जाएगा। अबे लेकिन मैं तो आया ही मरने था, तो मुझे क्या टेंशन। और बस वो बैग को बिल्डिंग के सामने से आ रही रोशनी की तरफ खींचकर ले आया और फिर एक बार भगवान का नाम लेकर उसने उसे खोलना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तियो लोक उजागर। जय हनुमान। ये क्या? वो बैग तो 2000 के नोट से ठसाठस भरा हुआ था। हनुमान जी,
ये क्या? उसने ऊपर के नोट्स हटाकर देखा तो नीचे भी उसे वैसे ही 2000 के नोट्स नजर आए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, खुशी से चिल्लाए, झूमे, नाचे, गाए, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कितना पैसा होगा ये? 50 लाख? 1 करोड़? ज्यादा भी हो सकता है। इतने बड़े बैग में इतने सारे 2000 के नोट। हे भगवान जी, ये क्या कर दिया आपने? अब इस पैसे को लेकर मैं जाऊं कहां? घर जाऊंगा तो पापा इस हराम की कमाई को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वापस जाकर पीजी में रखा तो किसी ना किसी को पक्का पता चल जाएगा। किसी दोस्त के यहां रखा तो बात इधर उधर फैल जाएगी। और तभी अचानक से उसे याद आया कि वो तो पहले ही घर पर अपना आखिरी मैसेज यानी सुसाइड मैसेज भेज चुका है। क्यों ना मैं इस बैग को लेकर हमेशा के लिए यहां से दूर चला जाऊं। मरने के बाद भी तो मैं सबसे दूर ही जाने वाला था, तो क्यों ना इस शहर से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं। इतने पैसे बहुत हैं एक नई शुरुआत के लिए। हाँ, और रही बात मम्मी पापा की, तो वहीं से किसी ना किसी तरीके से उन्हें पैसे भेज दिया करूंगा। वो अभी अपने ख्यालों की उधेड़ बुन से निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे दूर से एक ऑटो रिक्शा के आने की आवाज सुनाई दी। उस सुनसान सड़क पर इतनी रात को एक ऑटो रिक्शा का मिलना इतना आसान नहीं था, इसीलिए वो फौरन बैग उठाकर ऑटो रिक्शा को रोकने के लिए सड़क पर पहुंच गया। भैया, ISBT चलेंगे? हाँ चलेंगे ना भैया, 350 रुपया। चलिए। और बस उस ऑटो में बैठते ही उसने इस शहर, इस दुनिया और अपने परिवार से बहुत दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के अपने ख्याल पर मोहर लगा दी। जैसे जैसे वो ऑटो रिक्शा अपनी पूरी स्पीड से ISBT की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही उसके दिल की धड़कनें और भी तेज होती जा रही थीं। मैं ठीक कर रहा हूं ना? हाँ, और क्या। अभी कुछ देर पहले खुद को खत्म ही कर दिया था, उससे तो कहीं ज्यादा ठीक है। भले ही दूर जा रहा हूं, लेकिन वहां से अपने परिवार की मदद तो कर पाऊंगा, खुद एक अच्छी जिंदगी जी पाऊंगा, अपने हिसाब से अपनी दुनिया बसाऊंगा। लेकिन कहां? मैं जाऊंगा कहां? भैया, कहाँ की बस पकड़नी है आपको? क्या? बस कहाँ की पकड़नी है? अरे आप रोड पर ध्यान दीजिए ना। बेचारे ऑटो वाले ने उसके बाद कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन अर्जुन के जहन में वो सवाल अब मानो लाउड स्पीकर की तरह बजने लगा था। कहां जाना है? कहां की बस पकड़नी है? अब किस शहर को अपना शहर कहना है? वो अपने अंदर उठ रहे इन सवालों से परेशान हो ही रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि ISBT पहुंचकर जहां की भी बस सबसे पहले मिलेगी, वही शहर अब मेरा शहर होगा। हाँ, वही शहर अब मेरा शहर होगा। अर्जुन मन ही मन ये तय कर ही रहा था कि इतने में ही ऑटो ISBT के गेट के अंदर एंटर कर गया और अर्जुन की धड़कनें मानो उस ऑटो से भी कहीं ज्यादा तेजी से भागने लगी। ऑटो वाले ने उसे एंट्री पॉइंट पर लाकर छोड़ दिया और वो उसे 500 का नोट थमाकर उससे अपने बाकी पैसे वापस लिए बिना ही प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, उसने देखा कि उसके सामने ग्वालियर को जाने वाली बस खड़ी थी। ग्वालियर?
ग्वालियर के बारे में उसे बस इतना पता था कि वो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहरों में से एक है और खूब सारे किलों और महलों से भरा हुआ है। लेकिन उसने बिना कुछ भी और सोचे या समझे खुद से किए वादे के मुताबिक ग्वालियर का टिकट कटाया और उस बस में जाकर बैठ गया। रात के करीबन 11 बजे थे, जिस वजह से बस में कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। बगल की सीट खाली होने के बावजूद अर्जुन ने बैग को अपनी गोद में समेट कर रख लिया। रखता भी क्यों ना, अब हर सपना उस बैग से ही तो पूरा होने वाला था। वो सारे शौक जो वो एक बड़ा सरकारी अफसर बनने के बाद पूरा करना चाहता था, अब उस बैग से ही तो पूरे होने वाले थे। अब जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, बेहतर होने वाली थी। लेकिन न जाने क्यों अर्जुन के अंदर की उथल पुथल कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ग्वालियर पहुंचते ही किसी अच्छे होटल में चेक इन करना पड़ेगा ताकि इस बैग को सेफ रखा जा सके। फिर किसी अच्छी जगह कोई मकान किराए पर ले लूंगा। लेकिन अगर मकान मालिक की नजर इस बैग पे पड़ गई तो? नहीं, किराए पर नहीं, कोई मकान खरीद ही लूंगा। लेकिन खरीदते वक्त किसी को शक हो गया कि इतना सारा कैश कहां से आया। कोई नया बैंक अकाउंट खुलवा लूंगा, लेकिन उसमें परमानेंट एड्रेस का प्रूफ क्या दूंगा? क्या मुसीबत है। उसे याद आने लगा था वो पल जब वो उस बिल्डिंग की छत से कूदने ही वाला था। जिस बोझ को खत्म करने के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए आगे बढ़ गया था, न जाने क्यों कुछ वैसा ही बोझ उसे अब इस बैग की वजह से महसूस हो रहा था। इतना पैसा पास होने के बावजूद भी वो हल्का महसूस नहीं कर रहा था। मुझे तो लगा था इतने पैसे मिलने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ अच्छा महसूस क्यों नहीं हो रहा है? उसके अंदर के सवाल अब उसे परेशान करना शुरू कर ही रहे थे कि अचानक ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। बस स्टार्ट होते ही मानो अर्जुन को अपने अंदर एक जोर का धक्का महसूस हुआ और जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, अर्जुन का माथा पसीने से भरने लगा। अभी कुछ ही देर पहले वो वैसे भी अपनी जान देकर यहां से दूर जाने ही वाला था, लेकिन इस तरह दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना उसे मौत से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि इस जिंदगी की बुनियाद ही एक ऐसी चीज पर टिकी थी जो उसकी अपनी नहीं थी। पापा शायद ठीक ही कहते थे, हराम की कमाई कभी भी सुकून नहीं दे सकती। लेकिन अब मैं इसका करूं क्या? जाकर वापस वहीं बिल्डिंग के नीचे रख दूं या पुलिस स्टेशन में जाकर दे आऊं? उसके जहन में उठते इन सवालों के बीच बस आईएसबीटी से बाहर निकल आई थी कि अचानक उसकी नजर वहीं एग्जिट पॉइंट की चाय की टपरी पर खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर पर पड़ी। और न जाने उस पल में उसके दिमाग में क्या आया कि वो अच्छी खासी स्पीड पर चलती बस से कूदकर नीचे गिर गया। पुलिस वाले की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो भागकर उसे उठाने के लिए दौड़ा। ओ भाई ओ, नशे में है क्या? अरे बस रुकवा कर ही उतर जाता। सर, जैसे ही आप नजर आए मैं बिना कुछ सोचे समझे कूद गया। तो मतलब मैं अगर किसी बिल्डिंग से नजर आता तो तू वहां से भी कूद जाता? कूद गया था सर। कहां से? बिल्डिंग से। बिल्डिंग से? ओए, लगा रखी है क्या? नहीं सर, जिसकी जिंदगी ने लगा रखी है वो क्या ही लगाएगा। ऐसा क्या कर दिया जिंदगी ने तेरे साथ? सर, ये बैग। क्या है बैग में? पैसे। कितने पैसे? पता नहीं सर। ओए, तुझे मैं ही मिला इतनी रात में? तेरा बैग और तुझे ही नहीं पता कितने पैसे हैं इसमें? कान छोड़िए सर प्लीज, पूरा बैग पैसों से भरा है। क्या? हाँ सर, और ये मेरा बैग नहीं है। मुझे तो वो एस्टेट रोड पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पे पड़ा हुआ मिला। और तू क्या कर रहा था वहां? सुसाइड करने गया था। जोर से बोल। सुसाइड करने गया था। सुसाइड? जरा ये बैग की चेन खोल। अरे बाप रे, बंद कर इसे और वहां साइड में चल। इंस्पेक्टर फौरन ही अर्जुन को लेकर एक कोने में चला आया ताकि किसी और की नजर बैग पर ना पड़े, और उसने तुरंत अपनी चौकी के कांस्टेबल राणा को फोन लगाया। राणा जी,
जय हिंद सर। जय हिंद। अच्छा ये बताइए, वो 2 हफ्ते पहले जो खेमचंद ज्वेलर्स के यहां से 5 करोड़ की चोरी हुई थी, उसका कुछ ट्रेस मिला अभी तक? कहाँ मिला सर, अभी तक उसी के चक्कर में लगे हैं। अच्छा मुझे उसके नोट नंबर्स की लिस्ट भेजो जल्दी। कोई लीड मिली क्या सर? आप अभी लिस्ट भेजो, आराम से बताऊंगा। ओके सर। और कुछ ही सेकंड्स में इंस्पेक्टर केशव सिंह के फोन पर मैसेज की बीप सुनाई दी। उसने तुरंत बैग खोलकर नोट्स के सीरियल नंबर अपने फोन पर आए मैसेज से मिलाने शुरू किए और फिर हैरानी से अपनी आंखें उठाकर अर्जुन से पूछा, भगवान में मानते हो? जी सर। नाम क्या है तुम्हारा? अर्जुन माथुर। और फैमिली कहाँ रहती है तुम्हारी? सर लखनऊ में। जोर से। लखनऊ में। सुसाइड करने क्यों गया था? सर यूपीएससी एग्जाम में फेल हो गया हूं 5वीं बार। मुझे अपने फादर का फोन नंबर बताओ। सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको आपका बैग तो मिल गया है, अब मुझे जाने दीजिए। कहां जाने दीजिए? सुसाइड करने? नंबर बताओ जल्दी। सर प्लीज। अर्जुन की थोड़ी और आनाकानी करने पर इंस्पेक्टर ने उसकी जीन्स की पॉकेट में से उसका फोन खींचकर बाहर निकाल लिया। सर ये गलत कर रहे हैं आप। ओह, तो अब सही गलत तुम समझाओगे हमें? ओहो, फोन भी ऑफ कर रखा है। वेरी गुड। सर प्लीज ऑन मत कीजिएगा। और फोन ऑन होते ही अर्जुन के पिता का कॉल आ गया, जो इंस्पेक्टर केशव सिंह ने बिना किसी देरी के पिक कर लिया। अर्जुन, बेटा अर्जुन। माथुर साहब, मैं इंस्पेक्टर केशव सिंह बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर मेरा बेटा कहाँ है? क्या हुआ है उसे? देखिए आप घबराइए मत, अर्जुन बिल्कुल ठीक है और इस वक्त मेरे सामने ही है। आप सच बोल रहे हैं ना? मेरी बात करवाइए उससे। रुकिए, मैं फोन को स्पीकर पर डाल रहा हूं। अर्जुन। जी पापा। बेटा ये क्या मैसेज लिख कर भेजा तूने? और तेरा फोन भी ऑफ आ रहा था तब से। तू कहां है बच्चे? माथुर साहब, अर्जुन बिल्कुल सेफ है। हाँ, बस थोड़ा सा परेशान हो गया था अपना यूपीएससी का रिजल्ट देखकर। मतलब कि आपका बेटा फिर एक बार यूपीएससी के एग्जाम में फेल हो गया, लेकिन आज रात जिंदगी के एक इम्तिहान में लड़के ने ऐसी मेरिट क्लियर की है कि सीधा टॉप रैंकर बनकर निकला है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके बेटे के हाथ आज 5 करोड़ रुपयों से भरा हुआ एक बैग लगा, जिसे लेकर ये कहीं भी जा सकता था, लेकिन बेचारे ने शराफत से इसे लाकर पुलिस को सौंप दिया। इस बैग के मालिक, जो कि इस शहर के बहुत बड़े जूलर हैं, उन्होंने इस बैग के बारे में या इस बैग को चुराने वालों के बारे में कोई भी पुख्ता खबर देने वाले के लिए 15% के रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट की हुई है। तो मतलब साफ सीधे तौर पर आपके बेटे को 75 लाख रुपए मिलने वाले हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए इंस्पेक्टर साहब, हमें बस हमारा बेटा वापस लौटा दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए माथुर साहब, आपका बेटा अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको अपने फोन से मैसेज कर रहा हूं, आप प्लीज मुझे अपना लखनऊ का एड्रेस भेजिए। जी सर। चलिए, मैं अर्जुन को लखनऊ की बस में बैठाकर आपसे बात करता हूं। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे इंस्पेक्टर साहब। एहसान का तो पता नहीं, लेकिन अर्जुन की नजर जरूर उतार लीजिएगा। लाखों में एक है आपका बेटा। यह बात कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया और उसमें से अर्जुन के पिता का फोन नंबर नोट कर लिया। जब वो फोन उसे वापस करने लगा तो उसने देखा कि अर्जुन की आंखें भरी हुई हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए अर्जुन, बैठे बिठाए हमारा काम आसान कर देने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया सर, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जिन लोगों ने चोरी की वो इस बैग को इस तरह उस बिल्डिंग के पीछे क्यों छोड़ गए। जिस बिल्डिंग की बात तुम कर रहे हो उसका कंस्ट्रक्शन कई महीनों से बंद पड़ा है। क्या पता उन्हें लगा हो कि यहां कोई आएगा नहीं तो इसे यहीं छोड़ दिया जाए, या फिर शायद वो लोग इसके चक्कर में ही आपस में लड़ मर गए हों और ये बैग वहीं पड़ा रह गया हो। खैर, तुम इस सब की फिक्र मत करो, ये सब पता लगाना अब हमारा काम है। तुम वो लखनऊ की बस पकड़ो, शायद आज रात की आखिरी बस है, और आराम से घर पहुंचो। और हां, अब फोन स्विच ऑफ मत करना, वरना लखनऊ आकर ही अरेस्ट कर लूंगा।
बिल्कुल नहीं सर, अब कभी स्विच ऑफ नहीं होगा। गुड। और हां, तुम्हें कुछ दिन बाद बस यहां अपना चेक रिसीव करने आना पड़ेगा। जी सर। क्या करोगे इतने पैसे का? पता नहीं सर, शायद सबसे पहले वो गांव की जमीन जो मेरी तैयारी की वजह से बेचनी पड़ी थी उसे वापस लूंगा, फिर कोई नई शुरुआत करूंगा। बिल्कुल करोगे, बस नई शुरुआत नए अर्जुन की तरह करना। जिस पुराने अर्जुन को आज मारने के लिए निकले थे उसे यहीं इस शहर में दफना कर जाना। कोशिश करूंगा सर। जाओ, बस छूटने का टाइम हो गया है। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सर। और अर्जुन ने लखनऊ को जाने वाली उस आखिरी बस में बैठकर हमेशा के लिए उस शहर को अलविदा कह दिया। एक लंबे अरसे बाद उसे अपने जहन का बोझ कुछ हल्का मालूम पड़ रहा था और उसे यह समझ में आ रहा था कि इस जिंदगी में बोझ का खत्म होना लगभग नामुमकिन है। खुद को खत्म करके या सबसे दूर भागकर इस बोझ को खत्म कर देने का ख्याल तो अच्छा लगता है, लेकिन जिंदगी का असली सुकून उसके बोझ के हल्के होने में है, ना कि उसे खत्म कर देने में। क्योंकि कुछ बोझ खत्म ना हो तो ही अच्छे हैं।